हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और मेरा नाम विकास यादव है। और आज से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो पूरा आपका सिलेबस है, ये AKTU के सिलेबस के हिसाब से ही कवर होगा। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे सभी सब्जेक्ट का रिवीजन प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस बार फिर से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिवीजन कराना स्टार्ट कर रहे हैं। और एक जानकारी और भी आप लोग रख लीजिए, यदि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले से पढ़ रखा है या फिर आपने नहीं पढ़ा है, दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आप इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं और वीडियो डे बाय डे पूरे अपलोड होते चले जाएंगे। तो आइए इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं सोम। ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं सोम। तो देखिए, इसको सिर्फ हम लोग सोम ही नहीं बोलते हैं, इसके और भी कई सारे नाम हैं। जैसे देखिए, जैसे सोम लिखा है तो सोम का अपना मीनिंग है। जैसे ये है, इसको बोल देते हैं यस फॉर स्ट्रेंथ, ओ फॉर आप, एम फॉर मटेरियल। किसी किसी बुक में या फिर बहुत सारी ऐसे अपने इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको सोम ना बोल करके मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलती हैं। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ना बोल करके मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलती हैं। तो दूसरा इसका जो नाम है वो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, यदि आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलना चाहें तो MOM लिख सकते हैं। और इसका जो तीसरा नाम है, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, देखिए ये इसको बोल देते हैं MOS। देखिए, मैकेनिक्स शब्द से तो आप लोग एकदम काफ़ी ज़्यादा रूबरू होंगे, क्योंकि ये पिछले सेमेस्टर में था। और ये जो पूरा जो सीरीज चल रही है, ये फोर्थ ईयर बोल रहे हैं, सेकेंड ईयर के जो भी छात्र हैं जो इसमें फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ये उनके लिए है एज पर AKTU। तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ क्या था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था। इसमें सोम में भी आप देख पा रहे हैं कि मैकेनिक्स लिखा हुआ है। तो देखिए, उसी से रिलेटेड तो ज़रूर है, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देते हैं उसका। जो मैकेनिक्स था, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने क्या पढ़ा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके पास कोई बॉडी होती थी और वो रिजिड बॉडी होती थी। रिजिड बॉडी मतलब ये है कि बॉडी पे आप जब फोर्स लगाते थे तो बॉडी डिफॉर्म ना होकर के अपना मोशन स्टार्ट कर देती थी। मतलब आप कितना भी फोर्स लगाएं उस पर, बॉडी डिफॉर्म होने वाली नहीं थी। मीन्स उसमें फ्रैक्चर या फिर कुछ नहीं होने वाला था। तो ये एक तरीके का जो था हाइपोथेटिकल बॉडी थी, और ये जो नेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। नेचर क्या बोल रहे हैं आप बोल सकते हैं पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरीके की बॉडी का हम लोग वहाँ पे स्टडी किया था, अध्ययन किया था। तो उसमें होता क्या था कि जो आपकी बॉडी होती थी वो मोशन करना स्टार्ट कर देती थी। या तो ट्रांसलेशन मोशन करती थी, या फिर रोटेशन करती थी, या फिर T+R दोनों करती थी। तो इन सभी चीज़ों का हमने पूरे काफ़ी अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुका है। तो हम लोग अब सोम में क्या पढ़ेंगे, आप लोगों का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, सोम में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग सोम में हम लोगों की जो बॉडी थी वो चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि यहाँ पे आपको जो बॉडी मिलेगी, डिफॉर्मेबल बॉडी मिलेगी। डिफॉर्मेबल मतलब ये कि यदि आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है आपकी डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक, डिफॉर्म में आपका जैसे उसमें बेंडिंग आ सकता है और आपका उसमें CR आ सकता है। तो तमाम सारी घटनाएं होंगी जब आप अपने बॉडी पर लोड लगाएंगे। जिस प्रकार से लोड रहेगा उस प्रकार से वो आपकी बॉडी डिफॉर्म होगी। तो पूरा डिफॉर्मेशन जो है आपका, वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो हम लोग सोम में पढ़ने वाले हैं, ये सोम में हम लोग पढ़ेंगे
डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। डिफॉर्मेबल बॉडी पर जो हम अपना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, एक्सटर्नल जो फोर्स हम लगा रहे हैं, तो वो कितना आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, जैसे आप पेन को तोड़ना चाहें तो पहले पेन नहीं तोड़ती है, पेन नहीं टूटती है, पेन नहीं ब्रेक होती। क्यों? क्योंकि आप जब ऊपर से उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर भी स्ट्रेंथ होता है, तो वो उसके ओर से आपको जो है रेजिस्टेंस फोर्स मतलब रेजिस्टिव फोर्स मतलब लगता है, जिसके कारण जैसे आप ऐसे देखना चाहें, ठीक, ये कुछ है, ठीक, एक तरीके का बार है, इस पर यदि आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये तुरंत ऐसे झुक नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके से। पहले ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यहाँ से इस मटेरियल के पास खुद की स्ट्रेंथ होती है। पेन क्यों नहीं चल रही है? तो मटेरियल के पास अपनी स्ट्रेंथ होती है, जिसके कारण वो कुछ हद तक रजिस्ट करता है, ठीक, मतलब अपने आप को मुड़ने नहीं देता है। तो इन सभी चीज़ों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, ये सब हम लोग सोम में ही करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहें, हाँ, तो कुछ टेक्निकल इशू है, शायद पेन वर्क नहीं कर रही है अच्छे से। यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। तो हम लिख रहे हैं इट इज द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द डिफॉर्मेबल बॉडीज। under the effect of internal forces, under the effect of internal resistive forces आप बोल सकते हैं इसको, internal resistive, TIVE, resistive forces मीन्स यदि आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी जो आपकी है वो इंटरनली रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी। इन्हीं सभी चीज़ों का हम लोग पूरा काफ़ी अच्छे तरीके से सोम में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है उसका नाम है स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है। बहुत सारे लोगों के पास, जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्ट्रेस क्या है, क्योंकि लोग बोल देते हैं फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए स्ट्रेस की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पूरे सोम में हम लोग ना इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस की जो डेफिनेशन आपके पास होती है ये होती है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज internal resistive force per unit area, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, टाउ से, और इसका जो फार्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इसको लोग जनरली बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए सपोज करिए ये आपका कोई एक बार है और इस पर आपने ये लोड लगाया P, ठीक। तो जब आप स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक, स्ट्रेस, तो सिग्मा बराबर, जैसे यहाँ पे P लोड लग रहा है तो लिख देते हैं P/A, इसका एरिया ये। यदि आप थोड़ा सा मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब इसका आप ये BD बनाएंगे, जैसे आप इस सेक्शन पे, चलिए इस पॉइंट पे हमने एक सेक्शन काट रहा है और इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। जब आप ये BD बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इंटरनल फोर्स भी कितने हैं। तो जब इसको आप यहाँ से सेक्शन काट रहे हैं, आपने कुछ ऐसे काटा, ठीक, तो ये फोर्स आपका P लग रहा है। पूरी कहानी देखिए रेस्ट में चल रही है,
ठीक। तो इधर का आपका जो फोर्स P लग रहा है तो क्या होगा भाई, आपने इसको ऐसे काटा है। एक सेकंड, थोड़ा हम डिलीट करते हैं और काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फोर्स को, ठीक, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप इधर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक फोर्स आपका इधर लगेगा और ये भी एकदम इक्वल ही लगेगा, मीन्स यहाँ पर भी P ही लगेगा। और इस जब यहाँ पे ये लगेगा तो यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में भी P फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपने भाई ये रहा आपका ये, ठीक। यदि आपको तीसरे पार्ट में पूरा आप अच्छे से ये विडियो बनाना चाहेंगे तो इधर का जो फोर्स लगेगा ये ऐसे लगेगा। तो जाकर के आपकी ये जो पूरा है ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। तो जब हमने यहाँ ये काटा तो जो ये चीज़ आई, ठीक, ये वाला जो पोर्शन आया, तो यही है आपका इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स है। और ये जो आपका इंटरनल फोर्स निकल के आया है P बराबर, ये है आपका इंटरनल फोर्स। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लोग बोल देते हैं सिग्मा इक्वल टू या फिर स्ट्रेस इक्वल टू बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन देखिए एक्चुअली वो फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है, वो होता है इंटरनल फोर्स, ठीक। तो यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप जान जाएं ये होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये देखिए काफ़ी छोटा सा स्ट्रेस चीज़ है, तो ये स्ट्रेस के बारे में आपको हमने जानकारी दी। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो स्ट्रेस आप मेजर कर रहे हैं वो कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, आप एरिया पे मेजर कर रहे हैं या फिर किसी पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं। जैसे हमने भाई आप जैसे यहाँ पे फार्मूले में लिखे हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो वो लोग बोल देते हैं कि जो हम लोग स्ट्रेस को मेजर करते हैं, ठीक, जैसे इट इज मेजर्ड एट व्हाट, एरिया या फिर पॉइंट, तो इसका आंसर होगा एट अ पॉइंट। आप स्ट्रेस एक पॉइंट पे मेजर करते हैं, ठीक। आप स्ट्रेस को किसी एक पॉइंट पे मेजर करते हैं। जैसे हमने पूछा आपसे कि इस पॉइंट पे चलो बताओ स्ट्रेस, ठीक, तो आप इस पॉइंट पे स्ट्रेस मेजर करेंगे। तो स्ट्रेस एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है। दूसरी यार ये देखो जो स्ट्रेस होता है ना, इट इज़ अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इट इज़ अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा भाई स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये टेंसर क्या आ गया। यदि आप हमसे मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो हमने आपको टेंसर के बारे में भी जिक्र किया था मैकेनिक्स में। ओके, तो हम थोड़ा दूसरे पेज को यूज कर लेते हैं। तो दूसरा पेज हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीच में हमने यार स्पेस नहीं दे रखा है, क्योंकि हम ऐड करते हैं बीच में पेज। शायद हमसे पेज नहीं बीच में ऐड होगा। चलिए हम कोई ब्लैंक पेज ले लेते हैं पीछे का, कीप। चलिए अब यहाँ पे आ गए तो हम तो पेज तो ऐड ही कर देंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत सारे पेज हमारे पास हैं अब। तो यहाँ पे टेंसर फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही थी। हमने बोला कि जो आपका स्ट्रेस होता है ये टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक, टेंसर होता है। आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी, आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी, लेकिन आपको हमने ये तीसरा बता दिया टेंसर क्वांटिटी। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जानकारी रख लीजिए। तो देखिए होता क्या है कि एक होता है जीरो ऑर्डर, ठीक, जीरो ऑर्डर टेंसर, ठीक, जीरो ऑर्डर टेंसर।
कुछ लोग ऑर्डर को रैंक भी बोल देते हैं, तो हम आपको लिख दे रहे हैं जीरो ऑर्डर या जीरो रैंक टेंसर। और जो जीरो रैंक या फिर जो जीरो ऑर्डर टेंसर होता है, इसमें होता क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक, और इसके पास जीरो डायरेक्शन होते हैं, ठीक, डायरेक्शन नहीं होता है। और इसी चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, और इसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर। और एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है जैसे मास। तो मास यार देखो स्केलर क्वांटिटी है। और जब हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे तो आप लोगों से पूछे थे कि बताइए वेट क्या है। वेट जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत से लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर किया। तो सेम क्वेश्चन हम इस बार फिर दोबारा से आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए जो वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से दीजिएगा। हम आपके सभी कमेंट को पढ़ते हैं और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आप ज़रूर आंसर देंगे इसका। दूसरा देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर या फिर इसको बोल सकते हैं रैंक टेंसर। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, ठीक, प्लस में आपके पास एक डायरेक्शन भी हो जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड के साथ आपको एक डायरेक्शन पता हो तो इसको बोल देते हैं हम लोग वेक्टर। और एग्जाम्पल के लिए आप रख सकते हैं फोर्स, ठीक। इसी प्रकार से देखिए होता है सेकेंड ऑर्डर या फिर रैंक टेंसर, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड आपको पता रहेगा प्लस दो डायरेक्शन नोन रहेगी, ठीक, आपको दो डायरेक्शन पता रहेगी। तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर टेंसर। एग्जाम्पल जैसा कि स्ट्रेस। इसी प्रकार से देखो यार इनफाइनाइट तक ये चलता चला जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो इस कैटेगरी में आपका आता है स्ट्रेस। थोड़ी मोड़ी स्पेलिंग इधर उधर हो तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा या फिर इग्नोर करके चल सकते हैं। बाकी यदि आपको हैंड राइटिंग ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में निसंदेह कमेंट करें कि आपकी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आई, तो हम इसका दूसरा उपाय खोजेंगे। और इसका दूसरा उपाय यही है कि हम टाइप करा देंगे, क्योंकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और देखिए ये है रिवीजन वीडियो, तो मुश्किल से 7 से 8 वीडियो जाएंगे जिसमें आपका पूरा सोम कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका प्रत्येक वीडियो होगा, हर एक वीडियो, ईच वीडियो विल बी 40 to 45 मिनट्स। इतना इनफ है, 40 से 45 मिनट बहुत है। इससे ज़्यादा का हम आपको वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि ये पूरा रिवीजन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम रिवीजन भी करा देंगे 7-8 वीडियो में। तो आप लोग इस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा फोकस होकर के पढ़िए और देखिए, चीज़ों को समझिए। तो अगला टॉपिक देखिए हम लोगों का जो आता है, भाई हमने आपको स्ट्रेस बता दिया, तो आप लोग ये भी पूछेंगे कि बताइए कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए इसको बेसिकली दो टाइप में बांटा गया है। पहले को यार बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। ये है नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा जो है ये है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस भी आपका दो तरीके का होता है। एक देखिए टेंसाइल हो सकता है, दूसरा कंप्रेसिव हो सकता है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, मतलब आप लोग चिंता ना करिए, हाँ, काफ़ी अच्छे से हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक आपके पास हो सकता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया, एक देखिए होता है एक्सियल स्ट्रेस, हाँ नॉर्मल में उसको बोल देते हैं हम लोग एक्सियल स्ट्रेस। और एक्सियल स्ट्रेस में आपके पास होता है टेंसाइल, और उसको बोल देते हैं आप लोग कंप्रेसिव। तो इसमें आपके पास आ जाता है टेंसाइल और दूसरा आ जाता है आपके पास कंप्रेसिव।
और दूसरा आपके पास होता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस देखिए दोनों जनरेट कैसे होता है। देखिए जैसे ये आपका कोई एक बार है, ठीक, आपने, ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक, आपने इसके एक्सिस पर फोर्स कोई लगा दिया, ठीक, ये कलर विजिबल नहीं है, कलर चेंज करते हैं हम। ये कलर विजिबल होना चाहिए। आपने इस तरीके का फोर्स लगा दिया, ठीक, ये पी, ये आपने टेंशन फोर्स लगा दिया। जब आपने टेंशन फोर्स लगा दिया, ठीक, फोर्स जो है आपका टेंशन में है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, ठीक, बार में, इस स्ट्रेस को बोल देते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। यदि इसी चीज़ को आप इधर कंप्रेस करते, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं, ठीक, तो ये आपका हो जाता है कंप्रेसिव फोर्स। यदि इसी फोर्स को आप ऊपर से ऐसे लगा देते हैं, ठीक, ऐसे पी, तो ये आपका बेंड करने की कोशिश करता, ठीक, बेंड होने की कोशिश करता, तो ये आपका आ जाता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस में यही आपके 3 तरीके के आते हैं, ठीक, यही ये आपके 2 तरीके के आते हैं, जिसमें एक है आपके पास एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा है आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस में आपके पास है एक टेंसाइल और दूसरा है आपके पास कंप्रेसिव। इसके बाद देखिए आते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक। शियर स्ट्रेस भी बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक आपका आ जाता है डायरेक्ट शियर, ठीक, डायरेक्ट शियर, आगे हमने पिक्चर भी ले रखा है तो उसमें आपको हम दिखाएंगे। और दूसरा जो आता है टॉर्सनल शियर, टॉर्सनल, टॉर्सनल, टॉर्सनल शियर। डायरेक्ट शियर क्या है, आपने शियर फोर्स डायरेक्टली लगा दिया, ठीक, तो उसके कारण जो स्ट्रेस आएगा उसको आप बोलेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और यदि आप टॉर्सन लगा रहे हैं उसके कारण जो आएगा स्ट्रेस उसको बोलेंगे आप टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक, कोई बॉडी है, और इस बॉडी की जो इनिशियल लेंथ है, ठीक, इनिशियल लेंथ है ये एल है, ठीक, इस इनिशियल लेंथ एल है, इसको हमने भाई टेंशन फोर्स लगा के खींचा, ठीक, खींचा, तो ये देखिए इसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया, इलोंगेशन हो गया, ठीक, तो जो इलोंगेशन आया डेल्टा एल, ठीक, तो इसका जो लेंथ थी, लेंथ बढ़ करके एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का नेचर यही होता है कि आपके मेंबर की जो लेंथ है उस लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक, ये कुछ इस तरीके से होता है। कंप्रेसिव, आपने कंप्रेस किया, आपने दबाया, ठीक, इनिशियल लेंथ एल थी स्टार्टिंग में, और जब आपने उसको कंप्रेस किया तो ये थोड़ी सी आपकी लेंथ देख पा रहे होंगे यहाँ पे घट भी गई है, तो ये एल माइनस डेल्टा एल हो गई। तो ये है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है आपका कंप्रेशन लोड के कारण आता है, टेंसाइल स्ट्रेस जो है टेंशन लोड के कारण आता है। और देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे ये है शियर, ये कहानी है शियर स्ट्रेस की, ठीक। देखिए आप जैसे ये पूरा आपका एक ब्लॉक रखा गया है और हाथ से आप इस पर लोड लगा रहे हैं, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो ये जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी कंप्रेशन में, ठीक, ये किस में है, ये कंप्रेशन में है, ठीक। लेकिन आप इसी को स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे फिगर से, आप कुछ इसको ऐसे, ठीक, लोड भी लगा रहे हैं, नीचे भी दबा रहे हैं, साथ में इसको स्लाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है ये आपका शियर, आप इस पर शियर फोर्स लगा रहे हैं, और जो शियर फोर्स के कारण स्ट्रेस आ रहा है, ठीक, जैसे इसका हम थोड़ा सा ब्लॉक में यदि दिखाना चाहें, जैसे ये आपका कोई बॉडी हो गया, ठीक, ये रेस्ट में है, आपने इसके ऊपर ऐसे ऊपर से लोड लगाया, ठीक, तो होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगी, ठीक, इस तरीके से, क्योंकि आपने ऐसे लोड लगाया है। तो ये जो कहानी है ये आती है शियर स्ट्रेस की। तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस बॉडी में आता है।
अगला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होता है भाई स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन का। तो अगला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है? क्योंकि स्ट्रेन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, बहुत लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि फार्मूले जो वो लोग पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उनको लगता है कि स्ट्रेस आप बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। इस चीज़ पे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान जाइए स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन देखिए ये है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे आपने स्ट्रेस लगाया, जैसे इस पे लगाया था आपने स्ट्रेस, ठीक, इस पर आपने फोर्स लगाया था, तो इसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट आ गई थी, इंक्रीमेंट या फिर इसके लेंथ में जो डिक्रीमेंट आई, इसका जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक, ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन की भी आप यदि डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज measurement of deformation, जैसे सेम स्ट्रेस एक पॉइंट पे जो था, स्ट्रेस किसी एक पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे थे, उसी प्रकार से स्ट्रेन को भी आप एक पॉइंट पर ही मेजर करेंगे। तो अगला पॉइंट हम लोगों का ये हो जाएगा, स्ट्रेन इज measured at a point, ठीक। जो आपकी स्ट्रेन है, ठीक, जो आपकी स्ट्रेन है, स्ट्रेन देखिए किस प्रकार की होगी, किस टाइप की स्ट्रेन होगी, तो आप ये बोल सकते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन जो है आपका, ठीक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये टोटली की टोटली डिपेंड कर जाएगी टाइप ऑफ फोर्सेस पर, टाइप्स ऑफ फोर्स पर, किस प्रकार से आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यदि आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी, कंप्रेसिव दे रहे हैं तो कंप्रेसिव आएगी, यदि आप शियर दे रहे हैं तो शियर आएगी। तो उसके बेसिस पे यदि आप देखना चाहें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, यदि हम अगले स्लाइड में लेके चलें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो देखिए ये आपके पास एज, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया, नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेन, और आपको दूसरा मिल जाएगा शियर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन जो आपकी आएगी ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ये जो आपकी आएगी नॉर्मल स्ट्रेन, ये आपकी आएगी ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ठीक, लेंथ में चेंजिंग होने के कारण, या फिर लेंथ आपका जो है बढ़ जा रहा है या फिर लेंथ घट जा रहा है, ठीक, इसके कारण जो स्ट्रेन आ रही है, ये जो है इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। सॉरी फ्रेंड्स, यार थोड़ा सा हो जाता है थोड़ी प्रॉब्लम, तो इस चीज़ों को आप इग्नोर करिए। तो हम लोग अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो हम आपको बता रहे थे नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक, तो जो नॉर्मल स्ट्रेन आती है, ठीक, ये ड्यू टू चेंज इन लेंथ आती है, या फिर आपके लेंथ में आप
आपका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है या फिर लेंथ आपका घट रहा है। बढ़ेगा कब? जब आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, जब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी, और टेंसाइल स्ट्रेन आएगी तो उसके लेंथ में इलोंगेशन होगा। ठीक, यदि आप उस पर कंप्रेसिव लगाएंगे, ठीक, कंप्रेसिव लगाएंगे तो कंप्रेशन की कहानी होगी। ठीक, तो आपका जो लेंथ है घट जाएगा। तो इसमें भी यार दो तरीके के जो है आपके पास स्ट्रेन आते हैं। तो वो दो टाइप्स के कौन कौन हैं इनको भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक देखिए होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है ये अलोंग द लेंथ आता है, या फिर कंप्रेस करेगा या फिर या फिर कंप्रेसिव होगा या फिर टेंसाइल होगा, या फिर आपकी लंबाई जो है इलोंगेट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। तो ये जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ये आता है अलोंग द लेंथ। ठीक, अलोंग द लेंथ। और जो दूसरा इसमें है, ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन। ठीक, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन के बारे में हम आगे काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब पॉइजन रेशियो की कहानी होगी। देखिए, अच्छा, आपको हम मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में दे दे रहे हैं लेटरल स्ट्रेन होता क्या है। जैसे आपका ये कोई एक मेंबर है, ठीक, आपने किया क्या कि इस मेंबर पे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया। ठीक, आप लगाने के लिए कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं। तो होगा क्या, इस मेंबर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे पहले यल थी इनिशियल, तो और इसके पास जो इसकी विड्थ थी, ठीक, बी थी, तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये आपका जो यल है, यल प्लस डेल्टा यल आ गया। ठीक, आपने क्योंकि इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया था कोई पी। लेकिन देखिए हुआ गया, साथ ही साथ इसकी जो विड्थ थी, जो इसकी चौड़ाई थी, जो इसकी मोटाई बोल सकते हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये इसमें डिक्रीमेंट आ गया है, ये कम हो गया है। ये यहाँ बी है तो ये इसको आप बोल सकते हैं बी माइनस डेल्टा बी। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है आपकी लेटरल स्ट्रेन। ठीक, समझ रहे हैं? मतलब एक डायरेक्शन में तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि उसके डायमेंशन में डिक्रीमेंट हो रहा है, उसका डायमेंशन डिक्रीज कर जा रहा है। तो इस तरीके का जो स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन को हम लोग बोल देते हैं लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन के बारे में हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। और दूसरा आपके पास है शियर स्ट्रेन। और जो है आपका शियर स्ट्रेन ये आता क्यों है, तो ये भैया आपका आता है ड्यू टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो अभी हमने आपको दो तरीके का बताया था स्ट्रेस। आपको हमने बताया था नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा बताया था शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आ गया आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस के कारण आपके पास आ गया शियर स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेन में एक और कहानी ऐड होती है, और उस कहानी को हम लोग बोलते हैं वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग, तीसरा जो आता है आपके पास वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्यों आता है, ये ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। ठीक, तो मटेरियल का जो वॉल्यूम जो है चेंज होता है, उसके कारण जो स्ट्रेन आता है, उस स्ट्रेन को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यार जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं, हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे वे में स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझा दिया। कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, कितने टाइप की स्ट्रेन होती है ये भी हमने आपको बता दिया। तो आगे हम अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि अगली टॉपिक आपके पास है, इस टॉपिक को बोलते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक, आपके पास यदि मटेरियल प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो जिसके कारण आप का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यानी ये वाला, यार देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ये जब भी पूछा जाता है 10 नंबर में पूछा जाता है, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ को ना समझने के लिए आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी की ओर। तो पहला प्रॉपर्टी मटेरियल की है इलास्टिसिटी।
तो मटेरियल की जो पहली प्रॉपर्टी है हम हेडिंग देते हैं और ये है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये क्या होता है? ये इसको आप बोल सकते हैं जैसे आपने किसी मटेरियल पर लोड लगाया, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज करिए आपने इस पे टेंसाइल लोड लगाया, ठीक। इसको आपने खींचा, पुल किया। जो आपने इस पे किसी लोड से जैसे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा करके आपने इसको पुल किया, तो जो इनिशियल इसकी लेंथ थी, जो पहले लेंथ थी, ठीक, वो थी 100 मीटर। जब इसको आपने पुल किया, ठीक, 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया, खींचा, तो यार इसकी जो लेंथ है ये थोड़ा सा बढ़ गई। मान लीजिए 1 मीटर बढ़ गई। तो ये अब कितना हो गई? ये 1 मीटर इसकी लेंथ जो है बढ़ गई। तो इसकी लेंथ आ गई आपके पास 101 मीटर, ठीक, 101 मीटर। लेकिन जब आपने इस 10 किलो न्यूटन का जो लोड था, इस लोड को आपने हटाया, ठीक, तो फिर क्या हुआ? ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लिया, ठीक। फिर ये आपका 100 मीटर का 100 मीटर हो गया, ठीक। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी या फिर वो एबिलिटी या वो गुण जिसके कारण आप उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो शेप और साइज में चेंजिंग तो हो रहा है, लेकिन आप जब लोड हटा दे रहे हैं तो वो अपने पुराने शेप और साइज को रीगेन कर ले रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी। इसको हम लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन यदि आप इसका लिखना चाहें तो डेफिनेशन देखिए ये होती है इसकी, एबिलिटी टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। एबिलिटी टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक। ओरिजिनल शेप एंड साइज मतलब डायमेंशन। व्हेन लोड इज रिमूव्ड, कब भाई साहब? जब आप इसका लोड हटा दे रहे हैं। व्हेन लोड इज रिमूव्ड, जब आपका इसका लोड हटा दे रहे हैं, बॉडी पर से लोड हटा दे रहे हैं, जैसे 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया था, जब इसको हम हटा दें तो ये फिर 100 मीटर का 100 मीटर में हो जाए, तो ये जो एबिलिटी है, ये जो मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी, क्योंकि हटाने के बाद ये फिर पुनः अपने पुरानी अवस्था में आ गया। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यदि कोई मटेरियल है, ठीक, वो इलोंगेट हो रहा है, तन रहा है, ठीक, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोल देते हैं। जैसे इसको हम थोड़ा सा पॉइंट में लिखना चाहें तो बीइंग इलोंगेटेड इज नॉट इलास्टिसिटी। जैसे आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद ये बढ़ गया, ठीक, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, ये इलोंगेट हो गया, तो भाई ये इलास्टिसिटी नहीं है। तो इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी ये है कि रीगेन बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले, ठीक, रीगेन बैक, ये है भैया, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। ये होती है इलास्टिसिटी। आप लोग जब 10+2 में रहे होंगे तो बहुत ही फेमस एक टॉपिक पढ़ा करते रहे होंगे। हिंदी मीडियम वाले लोग बोलते थे इलास्टिसिटी को तन्यता, और जो CBSE बोर्ड वाले थे वो तो इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी ही बोलते थे। तो सर लोग पूछते थे कि बताओ स्टील के पास ज़्यादा इलास्टिसिटी है या फिर रबड़ के पास ज़्यादा इलास्टिसिटी है? वो तो मान लीजिए डक्टिलिटी से कहानी होती थी उसकी कि कौन ज़्यादा डक्टाइल है। तो कौन ज़्यादा आपका जो है इलोंगेट होगा, ठीक। तो आंसर आता था आपका स्टील। तो वही सेम कहानी यहीं भी है,
ठीक, सेम चीज़ चल रही है। तो ये हो गया इलास्टिसिटी के बारे में। दूसरा जो टॉपिक आपका आ जाता है ये है प्लास्टिसिटी। ठीक, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या है भाई साहब, ये किसी भी मटेरियल की एबिलिटी है टू गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन। आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद आपने छोड़ दिया, जैसे ये आपके पास कोई बार था, कोई मेंबर था, इस मेंबर पे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया P, इसके बाद हुआ क्या कि इसकी लेंथ बढ़ गई कुछ इतनी। ठीक, पहले इसकी लेंथ थी 100 मीटर, अब भाई साहब 100 मीटर तो ये रहेगी ही रहेगी, प्लस 2 मीटर और बढ़ गई। और इसके बाद आपने इस पे से लोड भी हटा दिया, लेकिन ये 2 मीटर का 2 मीटर बढ़ा का बढ़ा ही रह गया, मतलब 100 से 102 मीटर हो गई। लोड हटाने के बावजूद इसने अपने पुराने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाया, तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम प्लास्टिसिटी। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होगा कि तब तो प्लास्टिसिटी बहुत ख़राब चीज़ है। तो नहीं भैया, प्लास्टिसिटी चीज़ ख़राब नहीं है। हर एक मटेरियल की हर अपने एक प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जैसे आपने आटा गूँथा, ठीक, यदि ये इलास्टिक होता, ठीक, आप ऐसे बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, एक गोल सा जो भी चीज़ बोलते हैं उसको, ठीक। आपने बेलन लिया, बेलन लेने के बाद भाई आप इसको दिए दबा, ठीक, तो आपकी बन गई रोटी। ठीक, यदि इसके पास इलास्टिसिटी होगा, आप जब ज्यों ही बेलन हटाएंगे तो फिर ये जो है इस शेप से इस शेप में आ गया। देखिए जब आपने लोड लगाया, ठीक, इस पे जब आपने लोड दिया, ठीक, लोड आपने दिया, ये है भाई आटा की कहानी चल रही है, गूथा हुआ आटा, वो भी प्रिसाइजली गूथे हुए आटे की कहानी चल रही है। आपने इसी का एक पार्ट यहाँ पे लिया रोटी बनाने के लिए, और इसमें आपने बेलन से दबाया, और दबाने के बाद इसका जो शेप है ये आ गया, ये आपकी हो गई रोटी। आपने लोड हटाया, फिर ये हो गया आपका गोला वाला, ठीक, जो आपने तोड़ा था, तो भाई आपकी रोटी तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि इसके पास तो इलास्टिसिटी है। हाँ, तो जो ये, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना आटे में, वो इसी शेप में रह जाता है। तो ये चीज़ होती है यार प्लास्टिसिटी। ठीक, तो प्लास्टिसिटी की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दूसरा, आप जो सिक्का देखे होंगे जिस पे लिखा रहता है 1 रुपया, इसको भी कंप्रेस करके बनाया जाता है। यदि क्या होता, यदि ये भी इलास्टिक होता, ठीक, ये मटेरियल इलास्टिक मटेरियल का बनाते, तो जिस समय आप फोर्स लगाते, कंप्रेसिव फोर्स लगाते, उस समय तो सिक्का बन जाता, लेकिन जब हटाते तो फिर अपने पुराने शेप में आ जाता। तो हर एक मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी हैं, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो इन इम्पोर्टेंस को आप समझिए और समझने की कोशिश करिए। ये ना बोलिए कि ये ख़राब है, ये प्रॉपर्टी है तो ये ख़राब है। हर सबका अपना अपना अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंस है। जैसे हर स्टूडेंट का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। कोई कम नंबर लाता है तो किसी दूसरे फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है। हो सकता है वो प्ले काफ़ी अच्छे तरीके से करता हो, गेम वम खेलता हो। तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो उसी प्रकार से ये कहानी चल रही है। बाकी हम लोग आते हैं बिना समय को बर्बाद किए डेफिनेशन की ओर। तो डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, एबिलिटी टू गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन, टू गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये चीज़ आपकी जो कहलाती है, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। ठीक, प्लास्टिसिटी के बाद तीसरा जो आपके पास टॉपिक आ जाता है, तीसरा टॉपिक मटेरियल की जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। ठीक, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होती है ये भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं भाई। तो देखिए डक्टिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ वायर लॉन्गिट्यूडिनली। जैसे आपके पास ये मटेरियल है कोई,
आपने इधर से ये पी फोर्स लगाया, ये पी फोर्स लगाया, और इसको पकड़ के आप तान रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक। और खींच के आपने बना दिया वायर, कुछ इस तरीके का, ठीक। ये है कि आपका वायर। तो जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये तन जा रहा है, जिसके कारण ये इलोंगेट हो जा रहा है, ठीक, जिसके कारण इसको आप एक वायर के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, इस एबिलिटी को यार बोल देते हैं हम लोग डक्टिलिटी, ठीक। तो ये चीज़ जो होती है डक्टिलिटी होती है। तो इसको बोलते हैं एबिलिटी टू बी ड्रॉन in form of wire, in form of wire, longitudinally, longitudinally, अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे। अभी हमने आपको डक्टिलिटी के बारे में समझाया, डक्टिलिटी नहीं, इलास्टिसिटी समझाया, ठीक। यदि यार कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक, इलास्टिसिटी जो है उसकी ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा है, तो बताइए उसकी डक्टिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। यदि कोई मटेरियल बहुत ज़्यादा इलास्टिक है तो उसकी डक्टिलिटी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो कुछ लोग आंसर देंगे कि उसकी जो है डक्टिलिटी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक। कुछ लोग आंसर देंगे कि नहीं, उसकी डक्टिलिटी कम होगी। तो जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट में पोस्ट भी कर दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम बता देते हैं। घट जाएगी भाई, उसकी डक्टिलिटी कम होगी। यदि किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उसकी डक्टिलिटी कम होगी। जो आपकी डक्टिलिटी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलास्टिसिटी की। अच्छा पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? देखिए हमने इलास्टिसिटी में क्या बताया था, यदि कोई मटेरियल इलास्टिक है तो जब उस पे से आप लोड हटाएंगे, ठीक, तो वो अपने पुराने शेप में चला जाएगा, ठीक, पुराने शेप में चला जाएगा। जैसे हमने यार वायर बनाया और वायर बनाने के बाद हमने लोड हटा दिया, लोड हटा देंगे तो ये पुराने शेप में चला जाएगा। तो फिर वायर बनाने का मतलब क्या है? तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिस मटेरियल के पास डक्टिलिटी ज़्यादा होती है उस मटेरियल के पास इलास्टिसिटी कम होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो छोटे छोटे हम आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बाकी यदि आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे AEN JEN की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर यही छोटे छोटे तो क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो तीसरे प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये होता है डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट, बोल सकते हैं ब्रिटलनेस। तो अगला जो टॉपिक है ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस, ठीक। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या होता है यार? एबिलिटी टू गेट फ्रैक्चर्ड विदाउट यील्डिंग, ठीक, बिना आपको सूचना दिए, मतलब बिना आपको वार्निंग मिले किसी मटेरियल का फेल कर जाना, सडन फेल कर जाना, ये चीज़ होती है ब्रिटलनेस। और दूसरे शब्दों में बोलना चाहें आप तो बोल सकते हैं लैक ऑफ डक्टिलिटी। तो डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहें तो ये हो सकता है डेफिनेशन इसकी, एबिलिटी टू गेट फ्रैक्चर्ड विदाउट यील्डिंग, टू गेट फ्रैक्चर्ड विदाउट यील्डिंग, या फिर बोल सकते हैं दूसरे शब्द में इसका लैक ऑफ डक्टिलिटी, लैक ऑफ डक्टिलिटी। देखिए विदाउट यील्डिंग का मतलब यही होता है सडन फेलियर, ठीक, सडन
फेलियर। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो ये आपका हो सकता है ग्लास, ठीक, शीशा। शीशा पे आप यदि लोड लगाएंगे ना, जैसे ये आपका स्टील हो गया, ठीक, और आपने इस तरीके का सपोर्ट दिया और यहाँ से आप लोड लगाना स्टार्ट किए। थोड़ी लोड आप क्यों लगाएंगे, आप इसके ऊपर कूदिए, ठीक, आप इसके ऊपर जंप करिए, ये आप हैं, ठीक, आपने इसके ऊपर कूदा, ठीक, कूदेंगे तो ये जब आप इसके ऊपर आप जंप करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा शेप लेगा, ठीक, हाँ, अचानक नहीं टूटेगा यार, ये ऐसे झुक जाएगा, इसमें सैगिंग आ जाएगी, ठीक, सैग कर जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं टूटेगा। ये क्या था यार, ये आपका था स्टील, या फिर इसकी जगह पे आप कोई मेटल रख सकते हैं। दूसरा यार देखो भाई, आपके लिए हमने रख दिया ये शीशा, ठीक, मतलब ग्लास। और अब हम आपको बोल रहे हैं भैया फलाने कूदो, तो जब आप कूदेंगे ना तो ये पूरा अचानक से टूट जाएगा और आपको चोट लग जाएगी, क्योंकि ये है शीशा, ठीक। शीशा जो आपका होता है ये होता है ब्रिटल। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, हाँ। आप एक पतला सा लोहे का कुछ भी लीजिएगा छड़, उसको तोड़िएगा और आपके घर में जो शीशे की ग्लास होगी उसको तोड़िएगा, तो आप जब लोहे वाले को देखेंगे तो उसमें बेंडिंग हो जाएगी, वो कुछ यदि ऐसा छड़ होगा, ठीक, इस तरीके से बन नहीं पा रहा है यार, पेन टैप चलाने नहीं आ रहा है अच्छे से। जब उसको आप यहाँ से ऐसे पकड़ करके मोड़ना चालू करेंगे ना इस डायरेक्शन में, तो वो मुड़ के ऐसे हो जाएगा, और वहीं आपके पास जो शीशे की ग्लास होगी कुछ इस शेप में होगी, आप उसको ऐसे इधर से भी लोड लगाइएगा, इधर से भी लोड लगाइएगा हाथ से, ठीक, बन तो गई बाल्टी, लेकिन ये है ग्लास, शीशे की ग्लास है, तो ये ना चूर चूर हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को ना बोल देते हैं हम लोग ब्रिटलनेस, ठीक। तो ये जो होता है ये होता है ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस के अलावा भी एक दो प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी होती है आपके पास मैलियाबिलिटी, और इसके बाद आपको हम डिस्कस करेंगे हार्डनेस, फिर डिस्कस करेंगे टफनेस। 3 प्रॉपर्टी को और डिस्कस करेंगे। 3 प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व की ओर। पहले हम देख लेते हैं समय कितना हुआ। तो यार 52 मिनट का ये लेक्चर जा चुका है, ठीक। तो टेंशन आप लोग मत लीजिए, ये पहला लेक्चर है, हो सकता है घंटा पार कर जाए। तो बिना टेंशन लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो अगला टॉपिक हम लोगों की है मैलिएबिलिटी। देखिए भाई साहब, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए। सिंपल सा कहानी है। तो ये है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक। तो देखिए यार, ये भी आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है। और ये ऐसी एबिलिटी है कि आपका जो मटेरियल है ना, हर एक दिशा में, ठीक, एक्सटेंड हो जाए, ठीक, हर एक दिशा में एक्सटेंड हो जाए। जैसे आपके पास जो डक्टिलिटी थी, ठीक, जब डक्टिलिटी की कहानी हम कर रहे थे तो ये आपका मटेरियल हुआ करता था, पी फोर्स ऐसे लगाते थे तो ये कुछ ऐसी वायर बन जाती थी। ये आपकी ऐसी वायर बन जाती थी। लेकिन जब मैलिएबिलिटी की हम बात करेंगे तो कई सारे डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। कई सारे डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, पी 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 पी, हाँ, और सभी डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। और जब मटेरियल आपका एक्सटेंड हो जा रहा है तो ये जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को बोल देते हैं हम लोग मैलिएबिलिटी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? तो यार इससे फ़ायदा ये होता है ना, जो सीट बनाई जाती है, तो ये कहानी आपकी आ जाती है सीट मेकिंग में। जैसे आपका कुछ है ये मटेरियल, इसके ऊपर आपने लाया और इसको आपने ऐसे कर दिया कंप्रेस,
ठीक, लोड लगा करके, लोड आप नीचे की ओर लगा दे रहे हैं, तो ये कंप्रेस होकर के कुछ ऐसे बन जाएगा आपका चकटा। ठीक, सीट के रूप में फार्म हो जाएगा। तो जो सीट के रूप में फार्म होने की जो एबिलिटी होती है, मतलब जो है एक्सटेंड हो सभी डायरेक्शन में। ठीक, इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं मेलिएबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की मेलिएबिलिटी कहलाती है। तो एबिलिटी टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। ये हो गया आपका मेलिएबिलिटी। इसके बाद अगला जो है आपके पास है हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस जो है आपकी ये है सरफेस प्रॉपर्टी। तो पहली कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सरफेस प्रॉपर्टी। सरफेस की कहानी चलेगी। ठीक, और ये होता क्या है भाई? एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द सरफेस, या फिर टू रजिस्ट इंडेंटेशन, या फिर पेनेट्रेशन, या फिर स्क्रैच। तो एबिलिटी टू प्रिवेंट, ability to prevent the surface या फिर टू रजिस्ट इंडेंटेशन और पेनेट्रेशन और स्क्रैच। स्क्रैच की स्पेलिंग SCRE हो सकता है, गलत हो जाए, स्क्रैच। अच्छा, इसको आप समझिए, जैसे आपके पास एक मटेरियल है और वो मटेरियल आपका बना हुआ है। मटेरियल क्या है? कोई आपके पास एक सामान है। ठीक, चलिए एक ग्लास है आपके पास। ठीक, ग्लास जिसमें पानी पीते हैं। ठीक, जिसमें आप पानी पीते हैं वो मिट्टी की बनी हुई है। कुछ उसका शेप ऐसे है, मिट्टी की बनी हुई है। ये आपकी जो है गिलास है। ठीक, वो भी मिट्टी की, मतलब सॉयल की। ठीक, सॉयल क्ले की जनरली बनती है, तो क्ले की बोल सकते हैं, ग्लास है। आपने किया गया कि एक नीडल लेके आए और उसमें आप भोंकना स्टार्ट किए, मतलब पेनेट्रेट करना स्टार्ट किए। ठीक, आपने पेनेट्रेट करना स्टार्ट किए। ठीक, पेनेट्रेशन आपने स्टार्ट किया, या फिर आपने स्केच करना उसको स्टार्ट किया। आपने अपने नाखून से ही या फिर किसी दूसरे मटेरियल से इसके ऊपर स्केच करना स्टार्ट किया, स्क्रैच करना। तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी ईजिली हो जा रहा है। भाई ये पकाई हुई नहीं मिट्टी है अभी। ठीक, ये सिंपल जनरल मिट्टी है। जब इसमें आप आग वाग लगा देंगे ना तो इसके पास हार्डनेस भी आ जाएगी। तो ये पकाई हुई नहीं, बस ऐसे ही अभी शेप, ये जो है ढांचा बनाया गया था। इसके बाद आप जब इसके ऊपर आप स्केच करना स्टार्ट करेंगे तो ये इसमें स्केच आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे आप इसको खुरुच देंगे एक तरीके से। ठीक, आप इसको काफ़ी आसानी से खुरुच देंगे। तो इसको जानते हैं आप क्या बोलेंगे? नॉट हार्ड। जो मटेरियल है ये हार्ड नहीं है, इसके पास हार्डनेस कम है। दूसरा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास चॉक है, जो कॉलेज में या फिर स्कूल में चॉक होता है। ठीक, उसको नाखून से खुरुचना काफ़ी आसान होता है। ठीक, नाखून से यदि आप उसके ऊपर स्क्रैच करना चालू करेंगे, खुरुचना चालू करेंगे, तो काफ़ी ईजिली स्क्रैच हो जाता है, तो वो हार्ड नहीं होता है। लेकिन जो आपकी पानी पीने वाली गिलास है वो ग्लास की हो, यही जो है ये आपका
ग्लास का हो। तो भाई आप जाइए, नीडल लेके आइए, भोंकिए इसके अंदर, नहीं होगा, पेनेट्रेट करिए, पेनेट्रेशन करिए, पेनेट्रेट करिए या फिर स्क्रैच करिए। नहीं कर पाएंगे आप काफ़ी आसानी से। नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है इसको खुरच देना शीशे को। तो ये क्या है, ये है हार्ड। इसके पास क्या है, इसके पास है हार्डनेस, तो इस चीज़ को बोल देते हैं हार्डनेस। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये हार्डनेस की कहलाती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं हार्डनेस। तो यार काफ़ी हमें उम्मीद है कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बाकी आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट में डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो हुक्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले एक और प्रॉपर्टी आपके पास बची हुई है और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टफनेस। टफनेस, टफनेस क्या होता है? टफनेस ये होता है कि ये भी एक आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक। ये फ्रैक्चर को रजिस्ट करती है। तो डेफिनेशन इसकी जो बोलती है, डेफिनेशन इसकी ये बोलती है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, एबिलिटी टू रजिस्ट फ्रैक्चर। ठीक। एग्जाम्पल यदि आप इसका देखना चाहें तो लेदर हो गया। लेदर का जो बेल्ट होता है, ठीक, लेदर का बेल्ट जो होता है वो जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है, उसमें फ्रैक्चर नहीं होता। जैसे ये आपका लेदर का बेल्ट है, ठीक, इसको आप कितना भी मोड़िए, तोड़िए, मोड़िए, ऐसे वैसे कुछ भी करिए तो इसमें फ्रैक्चर नहीं आता है। ये क्या है, आपकी एनर्जी जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं टफनेस। तो यार इसी के साथ हम आज का वीडियो, आज का लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो जितना आज हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक, इसमें से हमें जहाँ तक उम्मीद है कि एटलीस्ट 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके फंस सकते हैं। तो 4 to 6 मार्क्स के आज हमने आपको पढ़ा दिया। बाकी चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। बाकी अब मेरा नाम विकास यादव था और आप हम लोग हमारे साथ देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। ठीक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए भैया बाय बाय।